औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। लास्ट टाइम जो हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो थे थॉमस हॉब्स के बारे में। और मैंने उसमें डिस्कस किया था कि तीन जो फिलोसफर्स हैं जिनमें थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जे जे रूसो, इन तीनों को कंपेयर करके पढ़ना है। लास्ट टाइम हमने जो थॉमस हॉब्स के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि एट दैट टाइम, उस टाइम पे स्पेनिश इन्वेजन का भी बड़ा खतरा था। और उसके बाद से वहाँ पे फेयर था और बहुत सारी चीजें थी। इसी तरह से आज हम आ जाते हैं जो ये जॉन लॉक साहब के टाइम पे। तो सबसे पहले हम जॉन लॉक साहब का जो टाइम है, ही वॉज बोर्न इन 1632 में पैदा हुए थे और 1704 तक इनका टेनोवर रहा था। जॉन लॉक साहब के बारे में हम सबसे पहले इनकी बायोग्राफी को डिस्कस करते हैं। तो ही वॉज बोर्न इन इंग्लैंड, ये इंग्लैंड में पैदा हुए थे। और इनके जो he was belongs to a very rich and wealthy family, क्योंकि इनके he was belongs to a very rich and wealthy family। इनके जो फादर थे he was lawyer। तो उस जमाने में लॉयर का होना इस टाइम पे, और वेल्दी और रिच भी होना, तो इस वजह से ये एक काफी मतलब सोने का चम्मच लेके पैदा हुए थे। तो इसलिए इनके ज़माने में जब ये पैदा हुए थे, जब ये 10 साल के थे, तो उस टाइम पे एक सिविल वॉर भी इनके टाइम पे स्टार्ट हुई थी। ठीक है जी। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आ गई थी इंग्लैंड के अंदर। तो उसके बाद इस तरह हुआ कि इनकी बायोग्राफी भी हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन भाई तो फिर थॉमस हॉब्स साहब का जो है, उनको बहुत आला तालीम से नवाजा गया था क्योंकि उनका फादर वॉज वेरी रिच। उनके वालिद बड़े रिच थे। तो उनको उस टाइम के बहुत हाई इंस्टीट्यूशंस में उन्होंने तालीम दिलवाई थी। लाइक जैसे कि उन्होंने ऑक्सफोर्ड से पढ़ा था। ठीक है। तो इन्होंने उस टाइम पे इन्होंने स्टार्ट की तालीम हाई इंस्टीट्यूशन से ली थी। फिर उसके बाद लेटर ऑन जब वो एनरोल हुए थे, बैचलर ऑफ मेडिसिन साइंसेज में इन्होंने किया था। ठीक है। और किया भी इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से था। ठीक है। इन्होंने बाय प्रोफेशन ही वाज सर्जन एंड सॉरी, ही वाज डॉक्टर एंड फिजिशियन। ठीक है। और बेसिकली ही वाज अ डॉक्टर। तो इनका जो इन्फ्लुएंस था पॉलिटिकल डिबेट्स पे ज्यादा था। जो ये जो मतलब जाने पहचाने जाते थे, इनका पॉलिटिकल डिबेट्स पे बहुत ज्यादा था। तो इसी दौरानिए में इनको एक इनका अच्छा दोस्त मिला, एक पेशेंट मिला। सॉरी, दोस्त ही कह सकते, पेशेंट मिला। उस पेशेंट के साथ इनकी बहुत अच्छी मतलब लॉन्ग टर्म एक इनकी दोस्ती होगी उस शख्स के साथ। तो उस बंदे का नाम था जी एशले कूपर। एशले कूपर जो था, ये इनका एक दोस्त बन गया, इनका पेशेंट भी था, इनका दोस्त भी बन गया। एशले कूपर जो था, ही वॉज रिपब्लिकन। ठीक है जी। ही वॉज रिपब्लिकन और ये एक विग पार्टी का फाउंडर भी था उस टाइम। विग पार्टी का फाउंडर भी था। तो जब ये दोनों आपस में मिले, ठीक है, तो इनके दरमियान में मतलब पॉलिटिक्स का शौक तो उसको वैसे भी था। ठीक है। क्योंकि एक जिस फैमिली से तलक रखते थे, फादर लॉयर थे। और वकला का ये होता है कि क्योंकि वो हर फील्ड के अंदर मास्टर होते हैं, तो पॉलिटिक्स में भी लॉयर से एक बहुत अच्छा किरदार होता है। तो उस टाइम पे क्योंकि मोनार्की को कम करने के लिए और पार्लियामेंटेरियंस को ऊपर लाने के लिए, ठीक है, जो उस टाइम पे वॉर भी हुई थी और जिसके बाद स्टेबिलिटी भी आ गई थी इंग्लैंड के अंदर, तो उसमें भी इनके दोस्त एशले का एक बहुत बड़ा किरदार रहा। ठीक है जी। तो मजे की बात यह है कि ये खुद, अब एक क्वेश्चन बनता है कि यार ये इंसान जो था, मतलब दूसरे फिलोसफर्स की तरह होगा क्यों? किसी की जैसे थॉमस हॉब्स साहब हैं, उनके टाइम पे फेयर था, इन्वेजन का डर था, खतरे थे। जैसे हमने इससे पहले और फिलोसफर्स को डिस्कस किया, उनके टाइम पे उनके उसके वक्त के हालात के मुताबिक उनके टाइम पे कहीं मोनार्की बहुत ज़्यादा थी और कहीं क्या था, कहीं क्या था। तो इनके टाइम पे क्योंकि थोड़ी स्टेबिलिटी आ गई थी, तो इन्होंने एशले कूपर और इनके फादर और मदर ने भी, अच्छा, इनके फादर और मदर ने भी ना, जब वहां पे वॉर हुई, तो उस टाइम पर भी इसके इनके मदर और फादर ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे रिपब्लिकन्स के साथ। डेमोक्रेसी की तरफ इनका बहुत ज्यादा माइंड था। बाय प्रोफेशन तो ये डॉक्टर थे। ठीक है। और ये रेशनल भी थे। ठीक है।
क्योंकि एक इंसान है, उसको जिस टाइम इंग्लैंड के अंदर पैदा हुए उस टाइम पे पीस था, ये रेशनल भी थे खुद, और इनका जो फैमिली थी वो रिच वेल्दी भी थी, और उसके अलावा इसका इनका जो फ्रेंड था वो भी रिपब्लिकन था। तो ये सारी चीजें मिलाकर अगर इंसान देखे उनके माइंड को, ठीक है, तो वो एक बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड थे, पीसफुल टाइम में पैदा हुए थे। तो उनकी पॉलिटिकल फिलोसफी बाकी फिलोसफर से बहुत हद तक डिफरेंट है, ठीक है। तो इन्होंने दो बुक्स लिखी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक है फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है जी, और दूसरी है ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ये इनकी दो फेमस बुक्स हैं, ठीक है जी। ये हम इनकी बायोग्राफी के बारे में पढ़ा, अब आते हैं हम इनके कॉन्टेक्स्ट की तरफ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ही हिमसेल्फ वॉज बिलीव इन रेशनैलिटी, ठीक है। क्यों ये रैशनल थे? क्योंकि इनके दिमाग में क्योंकि ये खुद एक बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड थे। ओपन माइंडेड इन द सेंस कि यार इन्होंने वो फेयर और वो चीजें नहीं देखी हुई थी, ठीक है, और स्टेबिलिटी देखी हुई थी। मोनार्की का जो वर्टिकल जोर था वो कम होता जा रहा था, और रिपब्लिकन्स का टाइम थोड़ा अच्छा चल रहा था। तो डेमोक्रेसी को देखते हुए ये खुद भी बहुत ज्यादा इस चीज पे थे कि जी हमें किसी दबदबा और डिक्टेटरशिप के नीचे काम नहीं करना चाहिए, लिहाजा हमारा जो है हमें एक आजादाना और लिबर्टी के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए, हमें अपने रिफॉर्म्स को तब्दील करना चाहिए, हमें रिप्रेजेंटेटिव्स लाने चाहिए। मतलब इस तरह की जो रिपब्लिकन पार्टी की सोची होती है उस तरह की सोच ये लेकर आए थे। उसके पीछे तीन रीजंस जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एक ये इनके मदर एंड फादर, वो भी रिपब्लिकन थे, ये खुद रेशनल थे, और इनका जो फ्रेंड है, ठीक है, एशले कूपर, जो भी पार्टी का फाउंडर भी है था। तो उस शख्स की ये जब सारी चीजें मिल जाती हैं आपको, सोचिए जब सारी चीजें एक बंदे के दिमाग में मिल जाती हैं तो डेफिनेटली उस बंदे का दिमाग उसी तरफ चलेगा। तो ये रिपब्लिकन थे और इनका माइंड सब चल रहा था। और क्योंकि आपको पहले बता दें कि देयर वाज पीस इन इंग्लैंड, उस टाइम इंग्लैंड के अंदर पीस था, और इनके जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स वाज रिपब्लिकन, ये मैं उसमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। क्योंकि एक इंसान इतनी ज्यादा शख्सियत देखी हुई नहीं होती, और उनको इस चीज के बारे में पता तो था, क्यों कि उस टाइम पे भी मोनार्की तो थी, लेकिन मोनार्की का जोर टूट रहा था। जैसे जैसे मोनार्की का जोर कम होता जा रहा था, तो पार्लियामेंटेरियंस भी उठ रहे थे। तो उस वजह से इनके दिमाग में एक चीज थी यार कि नहीं, हम इस चीज को इस तरह से लेके चलना चाहिए, बजाय इसकी कि एक मोनार्की हो, डिक्टेटरशिप हो, हमारे ऊपर जोर बहुत ज्यादा हो, तो लिहाजा हमें इसको कंट्रोल करके चलना चाहिए, तो लिहाजा हमें आजादाना जिंदगी गुजारनी चाहिए। इनके कॉन्टेक्स्ट में ये चीज आती है। उसके बाद हम चलते हैं जी, इनकी थ्योरी क्या थी। अब थ्योरी बड़े मजे की है। अब थ्योरी इनकी थी जी ह्यूमन नेचर पे। लेट्स इनके जो जहाँ से स्टार्ट लेते हैं दैट इज ह्यूमन नेचर। अच्छा, अब ह्यूमन नेचर में अब थॉमस हॉब्स साहब क्या कहते हैं? थॉमस हॉब्स साहब ये कहते हैं कि जो इंसान है वो इखलाकी तौर पे गंदा है, बुरा है, हर किस्म की बुराई, हर किस्म की गंदी चीज इंसान के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पे जॉन लॉक साहब क्या कहते हैं? जॉन लॉक साहब कहते हैं कि जी इंसान जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, ठीक है, और इंसान इसके बगैर चल ही नहीं सकता किसी भी सूरत में। क्यों कि इंसान बहुत खूबसूरत चीज है, इंसान में कोई किसी किस्म की बुराई नहीं है। और मतलब अच्छी थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स के साथ इन्होंने ह्यूमन नेचर के बारे में बताया था। तो ये इनकी अब बात करते हैं जी स्टेट ऑफ नेचर के बारे में, कि स्टेट ऑफ नेचर के बारे में क्या कहा था हमारे जॉन लॉक साहब ने स्टेट ऑफ नेचर के बारे में। स्टेट ऑफ नेचर के बारे में उन्होंने सबसे पहले ये बात ये की थी कि स्टेट ऑफ नेचर मीन्स दैट द एंशियंट टाइम, जो वो पुराना दौर था, जब दुनिया में द मैन वाज लैंडेड ऑन द प्लेनेट। जब आपने वो पुरानी को मूवीज देखी होंगी, 100,000 BC पुरानी, आपको पहले हवाले देता हूँ, सीजन देखे होंगे आपने, कि जब इंसान दुनिया में नया नया आता है तो उस टाइम पे दुनिया में क्या हालात होते हैं। इंसान जब नीचे आता है, दुनिया पे लैंड करता है, तो तो मतलब एक दो मतलब उस टाइम पे लोगों के कपड़े पहने हुए नहीं थे, खुद उतारते कैसे, तो मतलब
मतलब वो रहना सहना खाना पीना बस के साथ, वो हर एक फिलोसफर की एक अपनी एक थिंकिंग है। तो यहाँ पर स्टेट ऑफ नेचर जो है जॉन लॉक्स का, इट इज वेरी डिफरेंट। वो कहते हैं जी कि स्टेट ऑफ नेचर मींस दैट एंशिएंट टाइम व्हेन द मैन लैंडेड ऑन द प्लेनेट एंड दैट वाज द टाइम व्हेन एवरीवेयर वाज पीस। मतलब दुनिया में जब वो इंसान आया तो कोई शय थी ही नहीं ना उसको इंटरप्ट करने वाली, उसको तंग करने वाली, वहां पे कोई डिस्प्यूट्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था। मैन वाज हैप्पी, people was very happy, they had interacted with each other, right? The point is, अच्छा, he, according to him, वहां पीस ही पीस था, खुशहाली, लोग एक दूसरे से मिलते थे। ठीक है, इसके आगे तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो ऐसा कोई ड्रामेबाजी थी ही नहीं। तो आगे सिलसिला क्या हुआ, द पॉइंट इज द टाइम वाज पीसफुल, देयर इज नो मोनार्की, क्योंकि वहां कोई मोनार्की नहीं थी, वहां कोई जोरावर नहीं था, उनके ऊपर कोई सॉवरेनिटी नहीं थी, वो उनको कुछ प्रेस करने वाला नहीं। ठीक है, और a person to whom they obey, there was no person to whom they obey. According to the John Locke, the state of nature was not pre-political. ठीक है जी, it was not a pre-political, it was not pre-social, it was, but it was social। ठीक है, मुझे शायद पढ़ रहा है कि मैंने आपको प्री पॉलिटिकल पॉलिटिकल के बारे में लास्ट वीडियो में आपको बताया भी होगा, मुझे याद ही पड़ा, लेकिन चले ये आपको क्लियर क्लियर कर दूंगा प्री पॉलिटिकल और प्री सोशल को। लेकिन ये है कि अकॉर्डिंग टू हिम, या जब क्लासेस होंगी इंशाल्लाह तो फिर मैं डेफिनेटली आपको डिटेल्स इस चीज के बारे में समझा दूंगा क्लासेस में। तो प्री पॉलिटिकल और पॉलिटिकल आराम से समझा दूंगा। अच्छा, अभी उन्होंने कहा अच्छा ये प्री पॉलिटिकल है लेकिन प्री सोशल नहीं है, इट्स अ सोशल, इट्स अ सोशल टाइम। ठीक है, इट वॉज अ जॉन लॉक स्टेट ऑफ नेचर। ठीक है जी। अच्छा, अब हम चलते हैं जी इसके ड्रॉबैक की तरफ। इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था, when people grew, जब लोग वहां पे बढ़ना शुरू हुआ है, उस प्लेस से बढ़ना शुरू हुआ है, अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, कि वहां पर सबसे बड़ा जो इशू था और जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक आया था, दैट वाज कि दे दोज पीपल वर नॉट पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, वो लोग पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड ना होने की वजह से, ठीक है जी, वो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज ना होने की वजह से उनका ये मसला था कि ये उनका सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक था, जो जॉन लॉक समझते थे। ठीक है, और उसके ऊपर देन जो मतलब उन्होंने कहा कि इसका ड्रॉबैक है, तो उसके ऊपर उन्होंने एक बताया कि जॉन लॉक साहब ने कहा, जो कहा वो ये कहा कि इन्होंने दो कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे थे, दे हैड रिटन टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जिसमें उन्होंने सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया जी। कॉन्ट्रैक्ट, जो पहला कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड द कम्युनिटी एज अ होल। ठीक है, अब मुझे कोई एग्जैक्ट वर्ड्स तो वो याद नहीं है। इस तरह हुआ था क्योंकि जिस वक्त इंसान को जरूरत पड़ती है ना, देखिए हर इंसान, पहले वहां एक इंसान था, फिर वहां पे 10 हुए, 15 हुए, 20 हुए, 50 हुए, 100 हुए, 200 हुए, 1000 हुए। ठीक है, तो वहां पर उन्होंने बैठकर ये बात की कि अब हमारा एक टाउन है, एक कस्बा है, कबीला है, वट, ठीक है, तो वहां पर हम बैठ के, हमारे पास ये पोजीशन है, द पीस ऑफ लैंड। ठीक है, तो इंसान को तो पहले जरूरत ही लेने की पड़ती है, कुछ खाने पीने के लिए, दूसरा तीसरा, क्योंकि उसमें कुछ उगाते सुगाते, कुछ खाते पीते हैं, ऑल दैट, पानी की ना स्टोरेज के लिए, दूसरा तीसरा, कुएं खोदना, फला फला। तो उन्होंने कहा कि अब जैसे किसी मतलब विरासत के हिस्से में तकसीम होती है तो कहीं ना कहीं झगड़े लड़ाई शुरू हो जाते हैं घरों में भी आमतौर पे। तो इसी तरह से उधर भी जब पॉपुलेशन ज्यादा बढ़नी शुरू होगी तो किसी ने कहा नहीं, ये दिस इज माय पार्ट, किसी ने कहा दिस इज माय पार्ट, दिस पीस ऑफ लैंड इज माइन, दिस पीस ऑफ लैंड इज माइन, अब कोई कंसर्न नहीं है। तो वहां पे जिस टाइम पे ये डिस्प्यूट्स बनना शुरू हुए तो उन्होंने ये सोचा कि व्हाई नॉट के अब हम मिलकर बैठे सारे इकट्ठे और हम इसमें से इसको रिजॉल्व करने के लिए कोई कहानी निकालेंगे, हम इसको रिजॉल्व किस तरह से करें। ठीक है जी। तो वहां पे सारे लोग आपस में इकट्ठे बैठे, मतलब कम्युनिटी एंड पीपल सेट टुगेदर। ठीक है, एंड एवरीबडी सेड दैट, नहीं, इवन एवरीबडी इंडिविजुअली सेड दैट आई सरेंडर माय ऑल राइट्स टू द कम्युनिटी एज अ होल
क्यों? क्योंकि मैं अपना अपना राइट्स को सरेंडर कर रहा हूँ आप लोगों के ऊपर, तो आप लोग भी अपने राइट्स को सब पे सरेंडर करो, अपने राइट्स को सब पे सरेंडर करो। अब मेरा हक है जी, मैंने अपना हक दूसरे पे दे दी, दूसरे को तीसरे पे दे दी, चौथे पे दे दी, ताकि अगर इस तरह का कोई डिस्प्यूट या इशू क्रिएट होता भी है तो होल एज अ होल पूरी कम्युनिटी है उसको बैठ के वो करे। अब ऐसे तो हो नहीं सकता था। अब क्योंकि अब उस कमेटी को बैठने के लिए, उस चीज को रिजॉल्व करने के लिए, अब मसला ये था कि हर बंदे के अपने एक मसाइल होते हैं। अब मतलब 100 बंदों की कम्युनिटी है, ठीक है, एक कम्युनिटी उसमें 100 बंदे हैं, ठीक है। मेरा कोई मसला आ गया, मैंने 100 के 100 बंदे इकट्ठे कर दिए, अब ऐसा तो हो नहीं पा रहा था। कभी 10 आते, कभी 5 आते, 6 आते, तो वो जिरगे का फैसला किसी मंतक के अंजाम तक पहुंचता नहीं था। तो उसमें बहुत ज्यादा मसाइल आना शुरू हो गए। तो कम्युनिटी के जो मेंबर्स थे, जो बडेरे कह सकते हैं आप उनको, बड़े थे जो उनके, तो उन्होंने आगे उस चीज को रिजॉल्व करने के लिए, कम्युनिटी और पीपल ने उस चीज को रिजॉल्व करने के लिए एक सेकंड कॉन्ट्रैक्ट की तरफ गया। द सेकंड कॉन्ट्रैक्ट वाज द कम्युनिटी एंड रिप्रेजेंटेटिव्स, द कम्युनिटी, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कम्युनिटी एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। और जिसके ऊपर उन्होंने कंडीशन रखी, देयर वर थ्री कंडीशंस, थ्री कंडीशंस। द कंडीशंस क्या थी? सबसे पहली थी, वो हर इंसान का राइट होता है, अब भी है तब भी था, ठीक है। द फर्स्ट राइट वाज, इट शैल प्रोटेक्ट अवर लाइफ, जान की हिफाजत। सेकंड वन इज, इट शैल प्रोटेक्ट आवर प्रॉपर्टी, हमारे जमाल जर जमीन की हिफाजत। नंबर तीन, हमारी लिबर्टी की हिफाजत होगी, हमें आजादी से रहना चाहिए। अब ये चीज जब आई, उन्होंने कंडीशंस रखी। अब कंडीशंस जब रख ली जाती हैं तो डेफिनेटली उसमें से अब पूरी एज होल कम्युनिटी तो उसको सपोर्ट कर सकती है, लेकिन उसमें से उन्होंने कम्युनिटी मेंबर्स में से उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव्स निकाले। उनमें से कुछ रिप्रेजेंटेटिव, जब 100 आदमी है तो 100 आदमी में से 10 आदमी सामने आ गए एज अ रिप्रेजेंटेटिव, और उन्होंने कहा जी कि हम आपस में मिल बांट देते हैं, क्योंकि होल एज अ होल कम्युनिटी तो वहां पे पेश नहीं हो सकती, तो लिहाजा हम जो 10 बंदे हैं हम बैठ के आप लोगों के मसाइल को हल करेंगे, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि वी विल प्रोटेक्ट योर लाइफ, वी विल प्रोटेक्ट योर प्रॉपर्टी, वी विल प्रोटेक्ट योर लिबर्टी, वी विल प्रोटेक्ट यू एवरीथिंग, वी विल गिव यू एवरीथिंग, यू जस्ट डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। ठीक है जी। ये जॉन लॉक के कहने के मुताबिक वहां उस वक्त एंशियंट टाइम्स में दो कॉन्ट्रैक्ट हुए, क्योंकि हर स्टेट ऑफ नेचर, हर फिलोसोफर की डिफरेंट ही है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसे टाइम पे पैदा हुए थे कि इनके पैदाइश के 10 साल के बाद से ही वहां पे इंग्लैंड में स्टेबिलिटी आ गई थी, और स्टेबिलिटी के बाद रिपब्लिकन हाइप चल रहा था उनका, और मोनार्की वाज गोइंग डाउन। मोनार्की थी लेकिन रिपब्लिकन का होल्ड था, जैसे आज भी है, मोनार्की तो है, क्वीन तो है, आज तो किंग भी बैठता है वहां पे, लेकिन फिर भी उनके इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स की एक जो बनी हुई है रिप्रेजेंटेटिव्स की, ठीक है, जो इन सारी चीजों को डील करती है। तो उन्होंने वहां पे गारंटी उठा ली कि हम ये तीन कंडीशन के ऊपर आपको रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए तैयार है, और रिप्रेजेंटेटिव्स ने क्या किया कि मान लीजिए कि हम इन चार, तीन चार पांच तो कुछ आपने कही, हम उनको करने के लिए बिल्कुल तैयार है। फिर आ जाते हैं जी, जो उन्होंने सबसे पहली बात की, अच्छा उनके जी फीचर्स क्या थे, उस कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स क्या थे, मतलब वो जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने फीचर्स, किन फीचर्स के ऊपर बना। फर्स्ट ऑफ ऑल, सारे सबसे पहले तो चीज बनती है कि स्टेट, रियासत रहते हैं, उसके चंद एलिमेंट हैं, जैसे मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ उन एलिमेंट्स के बारे में, कि वो एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें ह्यूमन, फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड, लिबर्टी, गवर्नेंस, लीडरशिप, ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो स्टेट को बनाती है, ठीक है। उसकी टेरिटरी होती है, टेरिटरी के अंदर पीपल होते हैं, पीपल के अंदर टाउन्स होते हैं, टाउन्स, बट ये एक बाउंड्री के अंदर की जो कवर्ड बाउंड्री की पूरी सिचुएशन होती है, इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट, ठीक है। वो एक स्टेट बनाती है, किन लोगों से मिलकर बनती है, उनके पास लैंड होती है, प्रॉपर्टीज होती है, उनका अपना एक स्ट्रक्चर होता है, उनकी अपनी एक कानून होता है, उनके एक मामला होते हैं, जिसके ऊपर ये स्टेट बनाई जाती है, ठीक है। स्टेट इसी को कहते हैं, ठीक है जी, जो मैंने आपको बताया। लेकिन अब जो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो स्टेट थी ना, दिस कॉन्ट्रैक्ट स्टेब्लिश्ड अ स्टेट, दिस कॉन्ट्रैक्ट स्टेब्लिश अ स्टेट,
अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन केम, हाँ जी, वो आपस में बैठे, एंड दे सेड दे यूज्ड टू गवर्न कम्युनिटी एज अ होल एंड ऑल रिप्रेजेंटेटिव। वो लोग बैठे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई, विद यूज्ड टू गवर्न कम्युनिटी एज अ होल एंड रिप्रेजेंटेटिव। इन्होंने मिलके कहा जी कि हम ये पूरी की पूरी गवर्नेंस में आप लोगों को किसी किस्म की तकलीफ, मसला, परेशानी किसी किस्म की भी नहीं होगी। ठीक है, अब बात आ जी सॉवरन। एक सॉवरन भी तो होता है ना, सॉवरन एक सॉवरन भी तो है, वो सॉवरन भी जो है, अब सॉवरन भी तो होता है ना किसी न किसी स्टेट का। ठीक है, कोई सॉवरेनिटी भी तो होती है। तो उन्होंने कहा जी कम्युनिटी एज अ होल इज सॉवरन। कम्युनिटी एज अ होल है वो सारी सारी सॉवरन है। ठीक है, everybody have surrendered their rights, ठीक है, to the community as a whole, so can called sovereignty is surrendered to the aggregate of the people community। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे सॉवरेनिटी कम्युनिटी में आ जाती है। जब सारी सॉवरेनिटी कम्युनिटी में आ जाती है, जो कम्युनिटी ही सॉवरेनिटी है, तो इसका मतलब है कि वो लोगों को एग्रीगेट उस सॉवरेनिटी ने सरेंडर किया हुआ है एग्रीगेट टू द पीपल। ठीक है, कम्युनिटी बिकम सुप्रीम सॉवरेनिटी। ठीक है, कम्युनिटी बिकम सुप्रीम सॉवरेनिटी, और अ, इसी को मॉडर्न एरा में पॉपुलर सॉवरेनिटी कहते हैं। ठीक है, ये मॉडर्न एरा में इसको पॉपुलर सॉवरेनिटी, अगर कोई कहे ना कि ये मॉडर्न एरा की जो डेमोक्रेटिक जो ये जो बनाई गई है, जिस तरह से मतलब लड़कों को पाकिस्तान की मिसाल ले लेते हैं कि जैसे हमारे एमएनए हैं, हम उनको वोट छोड़ डालते हैं। ठीक है, जब वोट डालते हैं तो 202 पोस्ट सीटें हैं, 345 पे इलेक्शन होता है। तो जो भी है, तो वो हमारे कुछ चंद रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो असेंबली में बैठे होते हैं, और सारे के सारा हमारा मुल्क चला रहे होते हैं, हम लोगों को वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, हमारे मिसाइल को वो हल कर रहे होते हैं, फिर वो ऊपर तक जाती है बात, ऊपर तक जाती है, फिर ऊपर तक। ठीक है, तो उस सारे सारे सिनेरियो को आज के दौर में पाकिस्तान की मिसाल मैंने सी दी कि उस टाइम पे भी जॉन लॉक की ये सोच थी कि इस ही तरह से जैसे वहां पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड कॉमन्स की स्टोरी चल रही है, यहाँ पे पार्लियामेंट और नेशनल असेंबली और सेनेट की आप बात कर सकते हैं, यहाँ पे हाउसेज वाइज चलाया जाता है काम को। ठीक है, तो वो आप ये भी कह सकते हैं कि मॉडर्न एरा के अंदर जो पॉपुलर सॉवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट रखा गया था, वो जॉन लॉक साहब की तरफ से भी रखा गया। नाउ द क्वेश्चन, आई थिंक तो क्या आपको यहाँ तक सॉवरेन इसकी जो फीचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सॉवरेन इसकी समझ आ गई होगी, स्टेट्स की भी समझ आ गई होगी इंशाल्लाह ताला। अब आते हैं जी के द क्वेश्चन इज कि ये स्टेट जो है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम, ये स्टेट क्या है? इट इज रियल और आर्टिफिशियल। ठीक है, अब डेफिनेटली इट इज एन आर्टिफिशियल स्टेट, क्योंकि लोग आए, दुनिया में लैंड हुए, बड़ी ग्रीव अप हुए, आबादी बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ी, जब उनका इंटरेक्शन आपस में हुआ, फिर लोगों के आपस में रिश्ते रिश्ते बढ़े, आबादियां बढ़ी, फिर उनकी प्रॉपर्टीज की इशू आए, लाइफ के थ्रेट हुए, काफी सारे इश्यूज जब उनकी जिंदगी में डिस्प्यूट्स आने शुरू हुए, तो फिर कम्युनिटी एज होल बनी, फिर उन्होंने अपने राइट्स को सरेंडर किया, फिर उसके बाद वहां पर उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव्स आ गए, फिर और अथॉरिटीज आ गई, ये वो फलां फलां फलां। तो उसके कहने का मतलब है कि ये कुदरती नहीं है, ये कुदरती निजाम नहीं है, ये हमारा अपना बनाया हुआ एक स्टेट को चलाने का निजाम है, तो इसलिए दिस इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल स्टेट, आर्टिफिशियल स्टेट। ठीक है, अब जो बात आ जाती है जी वो है कि गवर्नमेंट कैसे बनी, मतलब क्वेश्चन के गवर्नमेंट इस पे बनी, ये आया गवर्नमेंट जो है सेकंड वाले पे बनी। तो गवर्नमेंट जो बनाई गई थी, वो गवर्नमेंट बनी थी जी इन दूसरे पॉइंट इस पे, क्योंकि देखिए पहले वाले मैंने आपको पहले बता दी कि कम्युनिटी एज अ होल सबको टाइम नहीं दे सकी थी। एक बंदे का मसला है, 100 मेंबर्स हैं, 100 एट अ टाइम नहीं बैठ सकते, 100 की मशवरा नहीं कर सकते, तो उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव निकाल दिए थे। ठीक है, तो जब रिप्रेजेंटेटिव आए थे, तो उसमें उन लोगों ने गारंटी उठाई थी कि वी विल प्रोटेक्ट योर लाइफ, प्रॉपर्टी, लिबर्टी, हम आपकी हर चीज का ख्याल रखेंगे।
So let a second contract led to establish a government, a second contract between the community and the representatives, and those representatives uh, do the governors, ठीक है, and therefore those representatives started ruling. वो जो representatives they started ruling, ठीक है जी, and on the society, on the people, in the state. So they were so this is called the government. ठीक है, जो इनकी गवर्नमेंट बनी थी वो आपको फिर मैं बताता हूँ कि उनके इस सेकंड कॉन्ट्रैक्ट के माबेन बनी थी। ठीक है, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट वाज क्योंकि कम्युनिटी पीपल इन होल था, दूसरा कम्युनिटी इन रिप्रेजेंटेटिव था, तो रिप्रेजेंटेटिव ने कहा जी कि हम इसी को चलाते, तो इनकी गवर्नमेंट बनी थी इस चीज के ऊपर। ठीक है, अब कंडीशन क्या थी? ठीक है जी, कंडीशन कंडीशन फिर पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो कंडीशंस थी, इन कंडीशंस के ऊपर गवर्नमेंट बनी, वो थी इट शेल प्रोटेक्ट अवर लाइव्स, इट शेल प्रोटेक्ट अवर प्रॉपर्टी, इट शेल प्रोटेक्ट अवर लिबर्टी। इसलिए ये थ्रू आउट जो बात हो रही है, ये एक सोच है, फिलॉसफी है, थिंकिंग है कि जी उस टाइम पे रिपब्लिकन ही थे सारे, मोनार्की हमने थी। तो उस टाइम पे जो कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट्स के थे वो यही थे कि हमारी जिंदगी की हिफाजत, हमारी जान माल की हिफाजत, हमारी आज़ादी की हिफाजत होनी चाहिए, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव ने गारंटी उठाई थी हम ये काम करने के लिए तैयार है। ठीक है जी, अब आ जाती है बात इसके ऊपर कि ये गवर्नमेंट जो है डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट है या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। अब क्योंकि पूरी पिछला सिलसिला आपको पूरा समझ में आ रहा है कि पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ कम्युनिटी एंड द पीपल। कम्युनिटी हर टाइम अवेलेबल नहीं हो सकती थी, वो लोगों को हर टाइम पे इतना ज्यादा फैसिलिटेट कर पा रही थी। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव्स निकाले, और रिप्रेजेंटेटिव्स निकाल कर, ठीक है, उन्होंने उनको जिम्मेदारी दी, उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, और उसमें उन्होंने सॉवरेनिटी, सॉवरन रखा, किसको सॉवरन रखा? कम्युनिटी को। रिप्रेजेंटेटिव्स को रूल करने के लिए बिठा तो दिया, लेकिन सॉवरेनिटी कम्युनिटी को देख के सॉवरेनिटी को सरेंडर करा दिया। सॉवरेनिटी को सरेंडर करा दी थी, वहां पे कोई monarchy नहीं थी, वहां पे डिक्टेटरशिप नहीं थी, वहां पे किंगशिप नहीं थी, वहां पे इस तरह की कोई भी चीज नहीं थी जो लोग उनको सिप्रेस कर सके, उनको दबाव डाल सके। जैसे कि थॉमस हॉब्स साहब के जमाने में कहते थे कि नहीं ठीक है यार ऐसे करो, हमसे ले लो सारा कुछ, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ जो है काम करना है, हमें प्रोटेक्शन दी जाए, सारा कुछ दिया जाए, और वो जो है एज अ होल नहीं हो सकता, बस हुकूमत होनी चाहिए, चाहे जैसी मैसी होनी चाहिए हुकूमत हो, डराओ धमकाओ जैसे मर्जी करो करो, क्योंकि वो फेयर का टाइम था, इन्वेजन्स थे, खौफ था। इनके टाइम में खौफ नहीं था, इसलिए इनकी सोच भी और थी। ठीक है, तो इन्होंने जब ये वाली चीज दी, तो सॉवरेनिटी को जब सरेंडर करा दिया, तो इट मीन दैट के दैट इज डेमोक्रेसी, क्योंकि कम्युनिटी नहीं बल्कि पीपल एंड कम्युनिटी होल जो है वो खुद सॉवरेनिटी है। जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सॉवरेनिटी नहीं है, वो जो काम भी करेंगे अपनी कम्युनिटी और पीपल को रिप्रेजेंट करने के लिए करेंगे। ठीक है, होपफुली आपको इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से किसी किसी को कसर नहीं छोड़ी है। खैर वीडियोस इतनी डिटेल में नहीं जा सकती, काफ़ी लोगों ने कहा जी कि आप वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल में चली जाती हैं, तो आई ट्राई टू गिव यू, खैर ये तो बहुत कम टाइम में बनाई है, और सिर्फ इसलिए कि आप लोगों के काफी क्लियर हो जाए। बाकी जो इसके ऊपर जो टोटल जिसकी थ्योरी जो मैंने आपके साथ शॉर्ट में फॉर्म में डिस्कस की हैं, व्हेन विल स्टार्ट क्लासेस इंशाल्लाह ताला, तो फिर उसके बाद जो है तो मैं आपको उसमें एक थॉरोली इस चीज़ को लेके चलेंगे, और आपको कोशिश करेंगे कि हर तरह से इस चीज़ के बारे में पढ़ाया जाए। थैंक यू जी, सोना रिव्यू, बहुत शुक्रिया।